नमस्कार, मैं हूँ शिवी प्रजापति। आप देख रहे हैं ITM मीडिया 24। आज हमारे साथ भीमराव अंबेडकर जन सेवा समिति के संस्थापक श्री विश्राम राज पासी जी हमारे बीच मौजूद। आइए हम इनसे बातचीत करते हैं कि इनका संगठन किन किन लोगों के बीच काम करता है और लोगों के लिए क्या करता है। हमारे देश में आरक्षण की व्यवस्था संविधान में दी गई है और यह आरक्षण उन लोगों को दिया गया था जिन लोगों के साथ जातिगत आधार पर भेदभाव किया जाता था। पहले इस तरीके का आरक्षण जब भारत का संविधान बना तो ऐसी व्यवस्था थी। तो इसमें जो अनुसूचित जाति के लोग थे इनको 15% आरक्षण दिया गया था और जनजाति के लोगों को 7.5% आरक्षण दिया गया था। और यह आरक्षण मात्र जो सरकारी नौकरियों में है इनमें दिया गया था और राजनैतिक भागीदारी प्राप्त करने के लिए इनको ग्राम प्रधान से लेकर के सांसद तक इनकी सीटें जो है सुनिश्चित की गई थी। आरक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है, एक भागीदारी दिलाना, तो उस भागीदारी दिलाने की व्यवस्था के लिए आरक्षण दिया गया था। और फिर हमारे बीच में 1990 में मंडल आयोग आया। मंडल आयोग ने पिछड़ी जातियों को 27% आरक्षण दिया, लेकिन वो सिर्फ नौकरियों में 27% आरक्षण था, लेकिन इनका लोकसभा में विधानसभा में पिछड़ी जातियों को प्रतिनिधित्व देने का कोई प्राविधान नहीं था। अभी हाल में जो सरकार आई है लोकसभा में एक अपना बिल लाई जिसमें 10% आरक्षण सामान्य वर्ग के लोगों को भी दिया गया है। तो ये बाकी आरक्षण जो है हमारा न्यायपालिका में, मीडिया में, सेना में और कहीं नहीं है। तो अगर आरक्षण ये समाप्त हो जाएगा तो मैं समझता हूँ कि इस देश के एक बहुसंख्यक समाज जो दलित समाज से, पिछड़ी समाज से हैं, इन लोगों की भागीदारी खत्म हो जाएगी और ये समाज की मुख्य धारा से बाहर हो जाएंगे। आरक्षण के लिए सबसे पहले आवाज़ किसने उठाई थी? देखिए, आरक्षण का मुद्दा 1930 में जब भारत देश आज़ाद नहीं हुआ था तो बाबा साहब अम्बेडकर इन्होंने गोलमेज सम्मेलन में लंदन में जाकर के अपनी बात को रखा था और 1931 में दोबारा जब गोलमेज सम्मेलन हुआ तो वहाँ बाबा साहब अम्बेडकर ने बताया था कि भारत देश में तमाम ऐसी जातियाँ हैं जो जानवरों जैसी ज़िंदगी बिता रहे हैं, जिनको गाँवों के कुओं में पानी नहीं भरने दिया जाता है, गाँव से बाहर रहने को विवश किया जाता है। कुत्ते तो किसी तालाब में पानी पी सकते हैं, लेकिन इस देश का जो एक वर्ग है, बहुसंख्यक वर्ग है, वो पानी भी नहीं पी सकता है। तो इन्होंने लंदन में एक आवाज़ उठाई थी आरक्षण के लिए। तो वहाँ का वायसराय ने एक साइमन नाम के कमीशन का गठन किया था। साइमन कमीशन भारत में आया, उसने उन जातियों को चिन्हित किया जिनके साथ भेदभाव होता था, उसी को शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल अनुसूचित जाति और जनजाति और पिछड़ी जाति में जो है चिन्हित किया गया था। ओके, आपने संगठन क्यों बनाया है? देखिए, हमारी विचारधारा इस देश में हम देख रहे हैं। मैं बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ा है और मैंने साहब कबीर को पढ़ा है, बुद्ध को पढ़ा है। उन लोगों ने समाज के बीच में रह कर के उनको ना कोई चुनाव लड़ना था, ना विधायक बनना था, ना सांसद बनना था, लेकिन उन्होंने इस देश की विषमतावादी व्यवस्था को ख़त्म करने के लिए हमेशा अपनी आवाज़ को उठाया था और इस देश में लोगों को चल करके जगह जगह संदेश दिया था। तो मैं उनकी विचारधारा से प्रेरित होकर के मैंने भी एक सामाजिक संगठन बनाया है
और मेरा कोई उद्देश्य ये नहीं है कि मैं राजनीति करूं, लेकिन समाज में जाकर के मैं अपने उन लोगों को जगाने का काम करूंगा जिनके साथ अन्याय होता है, जिनके साथ विषमता का व्यवहार किया जाता है, उनको जागरूक करके हम ये चाहेंगे कि उनको मानव की तरह ज़िंदगी मिले और उनको अपने मूल अधिकारों का पता हो। इसलिए मैंने सामाजिक संगठन भीमराव अंबेडकर जन सेवा समिति बनाया। ओके, आपने अभी बताया कि आपने गौतम बुद्ध जी को भी पढ़ा, तो आप क्या बता पाएंगे अभी हम सभी को कि आपने क्या क्या पढ़ा उनके बारे में? जी जी, गौतम बुद्ध जी की मैंने तमाम पुस्तकें पढ़ा, लेकिन वो क्योंकि बड़ा लंबा विषय हो जाएगा तो मैं बहुत ही एक सार शब्दों में, छोटे से शब्दों में बताना चाहूँगा कि महात्मा बुद्ध जी ने बताया था कि जातियाँ पेड़ पौधों में होती हैं, जातियाँ जानवरों में होती हैं, जिसको हम वैरायटी के आधार पर बड़ी आसानी से पहचान सकते हैं। जिस तरीके से भेड़ बकरी खच्चर दूसरी तरीके के होते हैं, पेड़ पौधों में आम नीम कटहल दूसरी तरीके के होते हैं, इनको हम आप आसानी से पहचान सकते हैं। लेकिन मानव में जातियां नहीं होती हैं, इसलिए जातियों के आधार पर लोगों के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। यही उनका पूरे जीवन में उद्देश्य रहा। मैंने उनकी किताबों को खूब पढ़ा है और खूब समझा है। उन्होंने कहा था कि अत्त दीपो भो, स्वयं प्रकाश बनो। तो महात्मा बुद्ध जी की विचारधारा पूरे देश में आज भी उनको आत्मसात करने की ज़रूरत है। समाज के उत्थान के लिए आपके क्या विचार हैं? देखिए, समाज के उत्थान के लिए हमने संगठन बनाया। मैं समाज के उन लोगों को, जहाँ पर जिनको कोई सहारा नहीं होता है, हम लोग उनको जा कर के, चाहे वो न्यायालय हो, कचहरी हो, थाना हो, जो उत्पीड़ित हैं उनको उनकी बात को उठाता हूँ। और जहाँ तक होता है कि जिन लोगों को अपना सामाजिक ना इतिहास पता है, ना सामाजिक भूगोल पता है, तो समाज के माध्यम से मैं सामाजिक ज्ञान उनको देता हूँ। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। तो यही मूल मंत्र मैं भी देने का काम करता हूँ कि सबसे पहले जो हमारा ये इस देश का बहुसंख्यक समाज है, शिक्षा से वंचित है, मैं उसको सबसे पहला यही कहता हूँ कि शिक्षित हो जाओ। उसके बाद जब आप शिक्षित हो जाएंगे तो आप अपने अधिकारों के बारे में तुमको पता हो जाएगा, तुम्हारे अंदर चेतना पैदा हो जाएगी, तो आप संगठित हो करके अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। तो मेरी विचारधारा संगठन की यही है। हम सबको यही संदेश दे रहा हूँ। जैसे कि अभी आप सबको संदेश दे रहे हैं कि आप समाज को शिक्षित करने के लिए बता रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं, क्या आप ऐसा भी कभी करते हैं कि जो जैसे कि जो गरीब परिवार हैं उनके वहाँ पर शिक्षा का अभाव है, वो शिक्षा के लिए स्कूल नहीं जा पा रहे हैं गरीबी के कारण या किसी अन्य कारण से, तो क्या आप उनको फाइनेंशियली भी मदद करते हैं? देखिए, अभी तो हमारा संगठन 3 साल का हुआ है, 4 साल का हुआ है, लेकिन हम अपना डोनेट जो जनता से हम अपील करते हैं और जो हमको वहाँ से कुछ मिलता है, तो हम कापी किताबें लाना, लोगों में, बच्चों में बांटने का काम करता हूँ और उनको बीच बीच में प्रोत्साहित करने का काम करता हूँ। जी, बहुत। क्या आप संगठन सभी वर्ग के लिए है या फिर किसी एक वर्ग के लिए है आपका संगठन जो भी है? देखिए, कोई भी, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था और अपने संविधान में व्यवस्था दिया था कि भारत का कोई भी नागरिक जो है जाति धर्म लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। वो अनुच्छेद 15 में उनका विस्तृत उल्लेख है भारत के संविधान में। तो मेरा ये जो संगठन है, क्योंकि मैं अम्बेडकर उन्हीं के नाम पे मेरा संगठन है, हम किसी जात, किसी धर्म, किसी मजहब की बुराई मेरा उद्देश्य नहीं है। हाँ, लेकिन यह ज़रूर है कि मैं उन लोगों को ये संदेश देना चाहता हूँ, मंच के माध्यम से भी और अपने संगठन के माध्यम से भी, कि मानवता सर्वोपरि है। जात के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ कि हर वर्ग के लिए मैं इसमें अपने संगठन में जोड़ने का, उनको
कोई उत्पीड़ित वर्ग है उसको काम करने, उसका उत्पीड़न है तो उसके लिए लड़ाई लड़ने का काम करता हूँ। ओके, आपने अपने संगठन के तहत अभी तक महिलाओं के लिए क्या क्या किया है और आगे क्या क्या करना चाहेंगे? देखिए, वास्तव में महिलाएं इस देश की आधी जनसंख्या हैं और एक पुरुष को अगर मैं शिक्षित करूं तो मैं समझता हूं कि एक ही व्यक्ति शिक्षित होगा, लेकिन अगर एक महिला को शिक्षित कर दिया गया तो वो पूरे परिवार को शिक्षित कर सकती है। और महिला उत्थान के लिए तो हम लोग सावित्रीबाई फुले के नाम से बड़े बड़े आंदोलन चलाया है और सावित्रीबाई फुले की विचारधारा को महिलाओं में ले जाता हूं और उनको, महिलाओं को भी मैं संदेश देना चाहता हूं कि वो अगर शिक्षित हो करके एक ऐसे समाज का निर्माण करें, क्योंकि महिलाएं ही इस देश को सही दिशा में ले जाने का काम कर सकती हैं, अन्यथा एक व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है। ओके, महात्मा बुद्ध के बारे में आपके संगठन के क्या विचार हैं? महात्मा बुद्ध जी क्योंकि एक ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने इस देश के, उन्होंने करुणा, दया और समता का एक संदेश दिया। तो मैं समझता हूं कि अगर भारत देश का नाम चीन, जापान, कोरिया, थाईलैंड, श्रीलंका कहीं भी है तो वो हमारे महात्मा बुद्ध के नाम से जाना जाता है भारत। और उन्होंने एक ऐसा संदेश दिया था कि अशोक जैसा एक बहुत बड़ा संघर्ष करने वाला कलिंग का युद्ध रोक दिया था, उनके संदेश से अंगुलमाल जैसे डाकुओं का हृदय परिवर्तन हो गया था। तो महात्मा बुद्ध जी तो एक ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने कहा था कि इस देश में समतावादी व्यवस्था कायम हो, सब लोग सुखी रहें, और जब तक समतावादी व्यवस्था नहीं कायम होगी तब तक देश का विकास नहीं होगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी इन्हीं की विचारधारा को पढ़ करके भारत के संविधान को लिखा है, जो किसी जाति, धर्म, मजहब में भेद नहीं करता है और देश में समतावादी व्यवस्था कायम करने का काम भारत का संविधान भी करता है और महात्मा बुद्ध के विचार भी करते हैं। ओके, आपकी संस्था कौन कौन से कार्य कर चुकी है? हमारी संस्था जो है, पहली बात तो उन लोगों को शिक्षित करने का काम करती है जो अभी शिक्षा से वंचित हैं। दूसरा उद्देश्य यह है कि जो बिखरे हुए लोग हैं, जो बिखरा समाज है, उनको संगठित करने का काम करती है और सामूहिक विवाहों का आयोजन करती है कि जो गरीब लोग हैं, क्योंकि वो अगर शादी विवाह में बड़ा खर्च नहीं उठा पाते हैं, तो हम एक मंच पे कम से कम कई विवाह करते हैं और एक ही खर्च में सारे लोगों का सामूहिक विवाह संपन्न करवाते हैं। दूसरी बात यह है कि हम लोग जो तमाम ऐसे लोग हैं अपने महापुरुषों को नहीं जानते हैं, तो हम उनके यहाँ पर जो शादी विवाह मुंडन संस्कार होते हैं तो उनमें एक प्रतिमाओं को रख करके वहाँ जो है एक संदेश देते हैं कि अपने पुरुषों को, महापुरुषों को जाने और उनकी विचारधारा को आत्मसात करके आगे बढ़ें। ओके, अभी तक अपने संगठन के तहत आपने कितने विवाह करवाए हैं? अभी तो हमने 3 विवाह करवाए, क्योंकि 3 साल की मेरी संस्था, लेकिन 14 अप्रैल को जो है जब अम्बेडकर जयंती होगी तो मैं समझता हूँ कि 10 विवाह की व्यवस्था हम लोगों ने किया है और 10 विवाह सामूहिक विवाह करवाऊँगा। क्या आरक्षण जनसंख्या के आधार पर होना चाहिए? हाँ, देखिए, जिसकी जितनी जनसंख्या भारी उसको उतनी भागीदारी। तो इस देश में जैसे पिछड़ी जातियों की आबादी 54% है, लेकिन इनको आरक्षण 27% दिया गया है। मैं समझता हूँ कि इनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। और जो सामान्य वर्ग के लोग हैं उनकी जनसंख्या 15% है, तो मैं समझता हूँ 10% उनका आरक्षण हो गया है, 5% उनको दे दिया जाए तो उनका 15% आरक्षण हो जाएगा। 27% आरक्षण पिछड़ी जाति को और बढ़ा दिया जाएगा, इनके साथ इंसाफ हो जाएगा। तो जिसकी जितनी जनसंख्या है, जनसंख्या के आधार पर मैं चाहता हूँ और
क्योंकि इनको भागीदारी जनसंख्या के आधार पर मिलनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि जनसंख्या के आधार पर आरक्षण होना चाहिए, देन सब कुछ ठीक हो जाएगा? आरक्षण अगर मिल जाएगा तो सभी को भागीदारी मिल जाएगी? देखिए, जैसे हम देख रहे हैं न्यायपालिका में आज तक आरक्षण नहीं हुआ, तो आज चाहे वो पिछड़ा वर्ग हो चाहे एससी वर्ग हो, वहाँ पर उसकी नमक में दाल में नमक की तरह है। सेना में उसी तरीके से है। और आरक्षण जहाँ जहाँ मिला है, जैसे नौकरियों में है आरक्षण है, तो जनसंख्या के आधार पर इनको भागीदारी मिल गई। और अगर राजनैतिक मामलों में है तो भागीदारी इनको आरक्षण था, मिल गया। लेकिन न्यायपालिका, मीडिया, सेना और कार्यपालिका, ये कहीं भी और भागीदारी ना होने से इनको कहीं भी प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया। तो मैं समझता हूँ कि हर विभाग में आरक्षण होना चाहिए। आरक्षण के माध्यम से अगर सारा वर्ग वहाँ पहुँचेगा तो इनको न्याय मिल जाएगा। ओके। भारत का मूल निवासी क्या चाहता है? भारत का मूल निवासी लंबे समय से अपने को मुख्यधारा में जोड़ने के लिए लड़ रहा है। यह आज़ादी के बाद भी मैं समझता हूँ कि आज़ादी मिली, लेकिन चंद लोग यहाँ आज़ाद हुए। आज भी भारत का मूल निवासी, जिसको दलित और पिछड़े समाज के नाम से जाना जाता है, यह समाज आज भी मुख्यधारा से सही तरीके से नहीं जुड़ पाया है। और यह तभी हो पाएगा, मैंने तो देखा है, इतिहास पढ़ा है, डाइवर्सिटी आंदोलन अमेरिका में चला तो वहाँ अश्वेत लोगों की जनसंख्या बहुत कम थी, लेकिन डाइवर्सिटी आंदोलन के माध्यम से उनको जनसंख्या के आधार पर भागीदारी मिल गई। आज भी उनके लोगों के लोग विकास के रास्ते पे पूरी तरीके से पहुँच गए। लेकिन हमारे भारत में अभी जो है इस तरीके की व्यवस्था ना होने से अभी ये समाज बहुत पीछे है। ओके। किसान आंदोलन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, किसान इस देश में 75-80% जनता जो है वो खेती पर डिपेंड है। और जो किसान है इस देश की रीढ़ है, जो चाहे मंत्री हो चाहे संतरी हो, जिसको खाना मिलता है वो किसान के माध्यम से मिलता है। किसान की कोई ड्यूटी नहीं होती है, किसान 24 घंटे खेतों में काम करता है। और लोगों की तो नौकरियां हैं, 8 घंटे कोई काम करता है, कोई 10 घंटे काम करता है। लेकिन किसान सर्दी गर्मी बरसात में अपने को तपा करके, अपने को गला करके अन्न उत्पादन करता है और पूरे देश को खिलाने का काम करता है। लेकिन मैं देख रहा हूँ आज वर्तमान सरकार जो है, जिस तरीके से आज 3-4 महीने हो गए हैं, तो वो धरना पर बैठे हुए हैं कि हमको जो है ये 3 बिल कोई हैं, उनको कह रहा कि ये सरकार कह रही है आपके फ़ायदे के लिए है। किसान कह रहा भाई हम फ़ायदा नहीं लेंगे। तो मैं समझता हूँ कि सरकार को ऐसी कौन सी दिक्कतें हैं कि जब किसान फ़ायदा नहीं लेना चाहता है तो ज़बरदस्ती उसको फ़ायदा क्यों दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं किसान के साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है और हो सकता है कि पूंजीपतियों को इसमें फ़ायदा दिया जा रहा हो, ऐसी स्थिति बन रही है। तो किसानों के मुद्दे पर मेरा कहना है कि जब किसान फ़ायदा नहीं ले रहा तो उसको 3 बिल वापस ले लीजिए। आपके संगठन ने किसान आंदोलन के लिए क्या कुछ किया है? कोई हाँ, किसान आंदोलन के लिए हम लोग जो है दिल्ली मेरा एक जत्था गया भी था। और हो सकता है कि इसके बाद हमारे ज़िले में किसान आंदोलन में नरेश टिकैत आए हुए थे, तो हम लोग करीब 50-60 लोग गए थे। वहाँ पर पंचायत महापंचायत हुई थी। और दिल्ली फिर भी जाऊँगा अगर बुलाया गया तो, क्योंकि मैं किसान घर का बेटा हूँ, किसान की समस्या को समझता हूँ, तो किसान के लिए हमारा पूरा सहानुभूति है। ये बढ़ रही महंगाई पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब हमारे पिछले सरकारों में थोड़ी महंगाई बढ़ जाती थी तो हमारे कुछ लोग हैं जो महिलाएं भी हैं, प्याज लेके तौलना शुरू कर देते थे। लेकिन आज तो पेट्रोल डीजल के दाम इतने बढ़ गए हैं कि सारी मोटरसाइकिलें अपने आप खड़ी हो गई हैं।
जो गरीब व्यक्ति थे उनकी गाड़ियां बंद हो गई हैं। और इससे और वहीं हमारे नेपाल में बगल में 65 रुपये में पेट्रोल मिल रहा था, हमारे यहाँ 100 रुपये में मिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं हमारे यहाँ ये भारत में जो है महंगाई सरकार